नमस्कार। कार्यक्रम मंजिल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा किस तरह से एक बेहतर तैयारी कर अपने टारगेट को पा सकते हैं, इन विषयों पर बातचीत करते हैं। और हमारे ये प्रयास भी रहता है कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े जो हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्हें हम किस तरह से उनमें आने वाली कठिनाई को, जो असमंजसता है या शंकाएं हैं, उनका हम किस तरह से निदान करें, उनका मार्गदर्शन करें। हम अपने इस कार्यक्रम में इन सभी बातों को शामिल करते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बेहद खास विषय कानूनी शिक्षा द्वारा रोजगार के अवसर विषय पर बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे आज के करियर एक्सपर्ट, जो कि एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कानूनविद हैं और कई सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अपने अनुभव से छात्रों को, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए मुलाकात कराते हैं आज के हमारे करियर एक्सपर्ट से, डॉक्टर शराफत अली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि आज हम अपने इस कार्यक्रम मंजिल में कानूनी शिक्षा द्वारा रोजगार की प्राप्ति कैसे हो, क्या क्या रोजगार की संभावनाएं इस क्षेत्र में, इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कानूनी शिक्षा क्या है, क्योंकि यह विषय ऐसा है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी लालायित होंगे, उनके मन में भी जिज्ञासा होगी कि वो ये समझें कि कानूनी शिक्षा आखिरकार है क्या। देखिए, कानून एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और देश के हर नागरिक से या देश में रह रहे हर उस व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि उसे विधि का ज्ञान आवश्यक हो। क्योंकि विधि का एक सिद्धांत है जी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल, यानी विधि की अनभिज्ञता को माफ़ नहीं किया जा सकता जी। इसे हम सामान्य शब्दों में या सामान्य अर्थ में ऐसे समझ सकते हैं कि न्यायालय के सामने जिसके ऊपर कोई एलिगेशन है, कोई अपराध करने का एलिगेशन है या किसी विधि के किसी नियम को भंग करने का उसके ऊपर एलिगेशन है, तो वो कोर्ट के सामने खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि सर मुझे इस नियम की जानकारी नहीं थी जी। यानी अगर उसे उस नियम की जानकारी नहीं भी है तो भी उसे उसके उस जुर्म या अपराध के लिए उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हर एक आदमी से जो उस देश में रह रहा है, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि उसे विधि की जानकारी होना आवश्यक है। अब यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि विधिक शिक्षा क्या है। क्योंकि सामान्यतः न्यायालयों के सामने सिर्फ एक अधिवक्ता ही प्रैक्टिस कर सकता है और अधिवक्ता उसी को माना जाता है जिसको एडवोकेसी करने या न्यायालय के सामने केस को प्रोड्यूस करने के लिए स्टेट बार काउंसिल ने लाइसेंस दिया है जी। और लाइसेंस उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने विधि में स्नातक की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो जी। तो इसलिए न्यायालय के सामने अपना केस प्रस्तुत करने के लिए उसके पास विधि की स्नातक डिग्री और उसका स्टेट बार काउंसिल में पंजीकरण, यानी उसे विधि व्यवसाय करने का लाइसेंस मिला हो जी। तो ये है विधिक शिक्षा जी। बिल्कुल सर, लेकिन आज देखते हैं हम कि प्रत्येक नागरिक के लिए क्या ये ज़रूरी है कि उसको कानून की जानकारी हो, जन सामान्य को जानकारी हो कानून की? देखिए, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हम एक बहुत ही अच्छे, एक साधारण एग्जाम्पल से ले सकते हैं जी। एक मोटर व्हीकल एक्ट है जी, जिसको अभी अमेंड किया है और उसमें हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना या आपने प्रदूषित जो आपका वाहन के पास जो एक प्रदूषण का सर्टिफिकेट होता है वो ना होना जी, उसमें पेनल्टी को बढ़ा दिया गया है जी। बिल्कुल। अब कोई आदमी अगर ये कहे कि साहब 2019 में आपने ये बढ़ा दिया है, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी, तो आपका ये आर्गूमेंट, आपका ये तर्क एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपको बढ़े हुए जो फाइन बढ़ाया गया है, जो जुर्माना बढ़ाया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए विधि की जानकारी होना हर व्यक्ति को आवश्यक है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी मुझे विधि की जानकारी नहीं थी, मुझे इस नियम की जानकारी नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होता है।
विधि सबके ऊपर लागू होती है, तो हर एक नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो अपने देश के कानून से परिचित हो। जी बिल्कुल, और अगर हम कानून से परिचित होंगे तो अपने कर्तव्यों का पालन हम और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर, कह रहे हैं। भारत में कानून की शिक्षा को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे विधि के छात्र होते हैं, हजारों लाखों युवा जो हैं आजकल विधि के क्षेत्र में अपने एक करियर के रूप में इसे देख रहे हैं और इस क्षेत्र में जा रहे हैं, तो भारत में कानूनी शिक्षा को कैसे प्राप्त करें? देखिए, कानूनी शिक्षा शुरू करने के लिए जो रेगुलेशन बॉडी है भारत में, उसे हम भारतीय विधिज्ञ परिषद कहते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जी। ये जितने भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय हैं जो विधि की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना ज़रूरी है। जी। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2 तरह के प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए हैं। एक है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसे हम 5 इयर्स कोर्स कहते हैं, जी। और एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम है LLB, जिसको हम बोलते हैं, जो 3 त्रिवर्षीय प्रोग्राम है। जो 5 ईयर या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, उसको हम BLLB, BBLLB, BTech LLB, BCom LLB इस नाम से जानते हैं। जी। और इसके लिए योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10+2 यानी 12वीं पास होना अनिवार्य है। 12वीं पास होना अनिवार्य है, और 12वीं में आपके कम से कम 45% मार्क्स आए हुए होने चाहिए। तो अगर आप 5 इयर्स प्रोग्राम में एंट्री ले रहे हैं, तो ये कोर्स 5 साल का होगा, और 5 साल के बाद आपको BLLB, BBLLB, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, आपको उसकी डिग्री प्रदान की जाती है। दूसरी स्ट्रीम है जिसको हम LLB बोलते हैं, जी। विधि स्नातक या LLB बोलेंगे हम, और उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। जी। यानी या तो आपने BSc किया हो, BA किया हो, BCom किया हो, BTech किया हो, या MBBS किया हो, किसी भी कोई भी UG प्रोग्राम में आपने कम से कम 45% मार्क्स जर्नल कैटेगरी के लिए और 40% मार्क्स SC या ST कैटेगरी के लिए मैंडेटरी हैं। जी। तो इन दोनों प्रोग्राम में, जो 5 साल और 3 साल का प्रोग्राम है, जब इसमें पास होते हैं तो हमें उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री मिलती है, और उसके बाद हमें राज्य की विधिज्ञ परिषद में उसका नामांकन कराना होता है। वहां से एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद हम अपना विधि व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छे ढंग से आपने इन चीज़ों को कहा है, बातों को हमें समझाया है, हमसे साझा किया है। आयु सीमा की बात करें तो 12वीं के बाद एडमिशन ले सकते हैं, तो क्या कोई भी किसी भी उम्र में इस लॉ कोर्सेज में, चाहे वो LLB का कोर्स हो या LLM, तो खैर जब हम पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएं तभी कर सकते हैं, तो LLB के लिए क्या कोई आयु सीमा तय की गई है? देखिए, इस बारे में मैं थोड़ा स्थिति क्लियर करना चाहूँगा। जी। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नियम बनाया था कि 30 साल की आयु सीमा निर्धारित कर दी थी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे अविधिक पाया और उसके ऊपर रोक लगा दी। तो अभी स्थिति यह है कि चाहे BLLB हो, BBLLB हो, यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, या आपका त्रिवर्षीय प्रोग्राम हो, इसमें कोई आयु सीमा नहीं है। किसी भी आयु सीमा का व्यक्ति एडमिशन लेकर विधि की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जी सर। सर, लॉ ग्रेजुएट होने के बाद क्या कौन कौन सी ऐसी फील्ड हैं, संभावनाएं क्या हैं इसमें? लॉ हमने कर लिया, तो कौन सी फील्ड ऐसी हैं जिसमें हम रोजगार की संभावना या फिर और आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में? विधि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है जी, बहुत संभावनाएं हैं रोजगार की जी। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमें सैलरीड के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बनाता है जी। लॉ ग्रेजुएट करने के बाद में हमारे पास में ऑप्शन रहता है अपना विधि व्यवसाय शुरू करना। हम हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी, एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का एग्ज़ाम पास करना होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील लेवल, किसी भी लेवल पर हम विधि व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है लॉ को लेकर। इसके अलावा
इस क्षेत्र का जो सबसे पीक पर जो प्रोफेशन माना जाता है वो है न्यायिक सर्विस, जी जुडिशियल सर्विस बोलते हैं, न्यायिक सेवा। जी बीएलएलबी कर कर या बीबीएलएलबी कर कर या एलएलबी कर कर वो विद्यार्थी पीसीएसजे के नाम से एक एग्ज़ाम राज्य का लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है, उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। और अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है तो उसका पीसीएसजे सिविल जज की पोस्ट पर सीधे उसकी नियुक्ति होती है। ये टॉप पर माना जाता है जी। इसके अलावा उसके पास में एपीओ, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें भी संभावनाएं हैं। ये भी एक सरकारी पोस्ट है, सरकारी पद है, जिसमें राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं लोअर कोर्ट्स में, वो एपीओ कहलाते हैं। किसी भी जो क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल के अगेंस्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लोअर कोर्ट्स में एपीओ अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा आजकल कॉरपोरेट फील्ड में महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि 50% से ज़्यादा की जीडीपी में योगदान इन कॉरपोरेशंस का है। बिल्कुल। वहाँ पर विधि व्यवसाय का या जो लोग लॉ कर कर आए हैं उनके लिए अपूर्ण संभावनाएं हैं। आजकल चाहे वो कॉरपोरेट में बैंक्रप्सी के मैटर्स हों, कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स हों, या नेशनल ट्रेड के मैटर्स हों, या आर्बिट्रेशन के मैटर्स हों, इतनी संभावनाएं हैं कि जिस स्टूडेंट ने, जिस बालक ने, जिस बच्चे ने योग्यता हासिल की है वो घर नहीं बैठ सकता जी। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर विधिक सलाहकार रखे जाते हैं। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, बैंकिंग में भी लोग लीगल एडवाइज़र रखते हैं, और जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस, कंपनीज़ हैं, वहाँ पर भी विधिक सलाहकार रखे जाते हैं जो ग्रुप्स के लिए या इंडिविजुअल के लिए काम करते हैं। तो विधि के बाद रोज़गार की बहुत संभावनाएं हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता। जी सर। सर, क्या विधि के क्षेत्र में लॉ करने के लिए जो क्लैट के नाम से आता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, ये किस तरह का टेस्ट है? इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं और हमें जानकारी दें। देखिए, हमारे यहाँ भारत में जी ज़्यादातर स्टेट्स में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए गए हैं जी, यानी राष्ट्रीय विधि संस्थान जी। तो ये 23 या 24 विधि संस्थान हैं पूरे हिंदुस्तान में। इन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया है, और वो कंसोर्शियम बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, एलएलबी, सॉरी एलएलबी के लिए नहीं होता है, बीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीएलएलबी, बीबीएलएलबी जी, और एक होता है एलएलएम के लिए, पीजी के लिए जी। तो इसमें ये कि पूरे नेशनल लेवल पर एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो उसमें जो टॉप मेरिट में जो बच्चे आते हैं उनके एडमिशन्स इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं जी। उनमें एडमिशन्स के लिए ये क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के नाम से टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जी। तो इसकी अगर तैयारी कोई बच्चा कर रहा है, 12वीं के बाद से तैयारी कर रहा है, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन विषयों पर उसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, जो क्लैट में यूजी का सिलेबस है जी, वहाँ जनरली जो फोकस किया जाता है वो स्टूडेंट की एनालिटिकल पावर के ऊपर फोकस किया जाता है जी। यानी उसमें रीजनिंग आती है, जनरल मैथ्स आता है, और आपका जो जनरल इंग्लिश है वो पूछा जाता है, कंप्रहेंसिव इंग्लिश पूछी जाती है जी, और जनरल लीगल नॉलेज पूछी जाती है जी। ये यूजी के लिए आता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और ऐसे ही पीजी के लिए जी, क्योंकि पीजी के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जो लॉ ग्रेजुएट हैं जी। तो वहाँ पर उनसे जो लॉ के टॉपिक्स हैं उन्होंने मॉड्यूल बनाए हैं, जिसमें इंटरनेशनल लॉ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इन्वायरमेंटल लॉ है, लॉ ऑफ क्राइम्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, फैमिली लॉ है। तो इनसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, और क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है उन लोगों ने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड मेंटेन किया है जी। वो एक पैराग्राफ देते हैं,
स्टूडेंट को पैराग्राफ पढ़ना होता है, उसको एनालाइज करना होता है जी। और उस एनालिसिस, उस विश्लेषण के आधार पर उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके आंसर करने होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का कि एक स्टूडेंट को डिफरेंट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए टेस्ट ना देना पड़े। एक कॉमन टेस्ट होता है और उस टेस्ट के बेस पर इन एनएलयूज़ में एडमिशन्स होते हैं। जी सर, अभी हम जुडिशियल सर्विसेज की बात, जैसे कि आपने पीसीएसजे की बात बताई, जज बनने का सपना और न्याय व्यवस्था का यह सर्वोच्च पद है और बड़ा ही गरिमामय ये पद है। तो जज बनने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से तैयारी भी करनी चाहिए? जो लोग विधि के छात्र हैं और जिन्होंने एलएलबी कर लिया है या इंटीग्रेटेड कोर्सेज जिन्होंने पास आउट कर लिए हैं, तो जज बनने के लिए वो किस तरह की तैयारी करें, इस पर आप ज़रा मार्गदर्शन हमारे व्यूअर्स को दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, मेरा हमेशा से मानना है कि जर्नली सामान्यतः लोग ये कहते हैं कि जब बीएलएलबी कंप्लीट हो जाए, एलएलबी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वो क्या कर सकता है। मेरा मानना ये है कि एक स्टूडेंट जिस दिन एडमिशन ले रहा है जी लॉ में, तो उस एडमिशन से पहले ही उसका गोल सेट होना चाहिए। उसको ये पहले गोल सेट कर लेना चाहिए कि मुझे लॉ करने के बाद मुझे किस फील्ड में जाना है। और अगर उसका गोल जुडिशियल सर्विसेज में जाने का है जी, तो मैं उन ऐसे विद्यार्थियों को सलाह दूंगा कि अब जिस दिन उन्होंने +2 करने के बाद बीएलएलबी में एडमिशन लिया, उसी दिन से ही उसको अपने उस पीसीएसजे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए जी। कोई स्पेशल कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई स्पेशल गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है जी। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन्हीं टीचर से, उन्हीं प्रिंसिपल्स या जो डीन हैं, उनके मार्गदर्शन में इस पीसीएसजे की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। प्रिपरेशन का मतलब ये है, चाहे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में किसी भी कोई भी स्टेट पीसीएसजे का एग्ज़ाम करा रहा है, सामान्यतः उसमें लॉ के साथ साथ सामान्य ज्ञान की परीक्षा आवश्यक रूप से ली जाती है। तो अगर इन 5 साल में वो पीसीएसजे को अपने माइंड में रखकर जी अपनी प्रिपरेशन करता है, अपने वो सब्जेक्ट्स जो उसके उस सेमेस्टर या उस ईयर्स में आए हैं और जो पीसीएसजे में भी पूछे जाते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को उस पीसीएसजे के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सेल्फ नोट बनाकर और उन क्वेश्चंस को माइंड में रखकर जो पीसीएसजे में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर उसी सेमेस्टर में तैयार करेंगे, तो जब पीसीएसजे के हिसाब से पढ़ेंगे तो बीएलएलबी क्यों कंप्लीट नहीं होगी? जी बिल्कुल। एलएलबी क्यों कंप्लीट नहीं होगी? और अगर कोई 5 साल पीसीएसजे की प्रिपरेशन कर लेगा इस बीएलएलबी जो उसमें से उसने एडमिशन लिया है, तो उसका छठा जो साल आएगा उसमें उसका पीसीएसजे क्लियर हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल। और पहले से ही अगर तैयारी होगी तो जब समय आएगा, बिल्कुल उसे किसी स्पेशल कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, क्योंकि वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड है, उसने पहले से ही वो क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं, उनके आंसर उसको पता है। और सामान्य ज्ञान में चूंकि 5 साल से वो अपना सामान्य ज्ञान को अपडेट कर रहा है जी, जो लीगल जो लॉ के जो डिसीजंस आए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उनसे अपडेट है, उनकी डायरी बना रखी है उसने जी। तो उससे उसको क्या होगा कि जब पीसीएसजे का एग्जाम आएगा उसकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हुई भी होगी और उसके सफलता के चांस 90% बढ़ जाएंगे। जी, ये मेरा मानना है। जी, शुरुआती दौर से अगर तैयारी की जाए और इन चीज़ों को देखा जाए और नोट्स बनाए जाएं और अगर हम एक प्लानिंग के तहत एक प्लान होकर के तैयारी करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त करें? जो नेट है, जेआरएफ है, एलएलएम करते हैं, पीएचडी है, तो वहाँ पर अगर हमें जाना है तो वो शिक्षा को हम किस तरह से उस शिक्षा को हम प्राप्त करें? देखिए, जब लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके बाद इसमें एलएलएम का स्कोप है जी, मास्टर ऑफ लॉज बोलते हैं हम जिसको, उसका स्कोप है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जितने भी एनएलयूज़ हैं वो भी एलएलएम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ लॉ कोर्स चल रहे हैं, उन्होंने भी एलएलएम इंट्रोड्यूस किया है। और स्टेट में भी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी एलएलएम की अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई है।
और इसके अलावा प्राइवेट विश्वविद्यालय महाविद्यालय भी हैं जो एलएलएम की डिग्री या एलएलएम का जो कोर्स है वो संचालित कर रहे हैं। एलएलएम अभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 2 वर्षीय और 1 वर्षीय के नाम से चल रहा है जी। लास्ट ईयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने एलएलएम को 1 साल का एलएलएम ख़त्म कर दिया था। हालांकि फिर बाद में उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आया और उन्होंने लास्ट ईयर के लिए एलएलएम 1 ईयर का जो 2 ईयर का जो एलएलएम 1 ईयर को जो एबॉलिश कर रहे थे वो डिसीजन उन्होंने वापस ले लिया जी। तो अभी तक भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अब इस सेशन 2023 और 2022 और 23 के लिए अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है जी। लेकिन भारत में जो एनएलयूज़ हैं, जो राष्ट्रीय विधि संस्थान हैं, उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है इस साल के लिए भी 1 ईयर एलएलएम का नोटिफिकेशन निकाला है, यानी वो लोग 1 ईयर एलएलएम में एडमिशन ले रहे हैं। जी सर, हम जुडिशियल सर्विसेज के बारे में बात करें तो हायर जुडिशियल सर्विसेज, हाई जुडिशियल सर्विस, यहाँ पर किस तरह की चीज़ें आती हैं और कैसे हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, हायर जुडिशियल सर्विस यानी HJS जी, सामान्यतः इसका एग्ज़ाम संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय कंडक्ट करवाता है जी। और इसमें वही व्यक्ति योग्य होते हैं जिन्हें न्यूनतम 7 साल का प्रैक्टिस का अनुभव हो कोर्ट में एज एन एडवोकेट, अधिवक्ता के रूप में उन्होंने 7 वर्ष काम कर लिया है जी। वही HJS हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए योग्य होते हैं जी। अगर हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर सीधे नियुक्ति मिलती है जी। PCSJ में सिविल जज जूनियर या सीनियर डिवीज़न के रूप में उसको पद पर नियुक्त किया जाता है जी। और HJS अगर कोई क्वालिफाई कर लेता है तो सीधे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर उसको नियुक्ति मिलती है जी। और सामान्यतः जब हम स्टेट का जो सिलेबस है, संबंधित स्टेट का सिलेबस है, उसका अध्ययन करते हैं तो सामान्यतः वही सिलेबस जो PCSJ का सिलेबस है वही सिलेबस HJS का है जी। फर्क और अंतर सिर्फ इतना है कि PCSJ के लिए किसी अनुभव की रिक्वायरमेंट नहीं है और HJS के लिए न्यूनतम 7 वर्ष का प्रैक्टिस का अनुभव अनिवार्य है जी। रही बात तैयारी करने की, क्योंकि इसमें 7 साल के अनुभव की रिक्वायरमेंट है, तो जब मैं रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं तो सामान्यतः जो आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो प्रोसीजर से रिलेटेड होते हैं, यानी चूँकि आप 7 साल का प्रोसीजर का आपको एक्सपीरियंस होता है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको प्रोसीजर के बारे में, सब्सटेंशियल लॉ के साथ साथ प्रोसीजर के बारे में आपको पूर्ण नॉलेज है। तो हमें, अगर हम PCSJ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमें मेन फोकस अपने इस प्रोसीजर के ऊपर रखना चाहिए। जी सर, लॉ ग्रेजुएट होने के बाद हम बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन किस तरह से करें और क्या ये ऑल इंडिया बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना, इसका जो पेपर होता है इसे देना ज़रूरी है, अनिवार्य है? इस पर बताएं। जी। देखिए, हम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय तभी शुरू कर सकते हैं जब हमारे पास में स्टेट बार काउंसिल, राज्य विधिज्ञ परिषद में हमारा एज ए अधिवक्ता नामांकन हो गया है और उन्होंने हमें इसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड दे दिया है जी। यानी जो लाइसेंस देता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं देती है, वो देती है राज्य विधिज्ञ परिषद, यानी स्टेट बार काउंसिल जी। जो राज्यों की विधिज्ञ परिषद है, हमें वहाँ अप्लाई करना होता है। उसमें हमारे उसका एक प्रॉपर एक फॉर्म आता है जी। उसकी एक फ़ी है, तो उस फ़ी के साथ उस फॉर्म को फिल कर कर हम अपनी 10th 12th और जो हमारा लॉ की जितने भी मार्कशीट, डिग्रीज़ ओरिजिनल, ये हम लोग वहाँ भेजते हैं, उनका वो सत्यापन करवाते हैं संबंधित विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से। जब सब कुछ सही पाया जाता है तो उसके बाद में फिर हमें वो लाइसेंस प्रोवाइड करवाते हैं जी। AIBE के एग्ज़ाम जो आप बात कर रहे हैं, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल लेवल पर AIBE के नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और सभी को वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अनिवार्य है जी।
उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए बिना हमारा अनुभव वकालत के रूप में, विधि व्यवसाय के रूप में काउंट नहीं होता है। और हम प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब हमने वो पंजीकरण के साथ साथ हमने AIBE का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया हो। जी, हम जानना चाहेंगे युवा विधि छात्रों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। जी, सामान्यतः लोग ये सोचते हैं कि भाई हम लोगों ने एडमिशन ले लिया तो हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, हम फैमिली लॉ पढ़ेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, हम क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे। ये तो पढ़ेंगे ही। जी, देखिए, प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, बिल्कुल, बहुत हार्ड कंपटीशन है। तो आज सिर्फ इन किताबों से या जो हमारे बेयर एक्ट हैं या हमारी टेक्स्ट बुक हैं या हमारी कमेंट्रीज़ हैं उन्हें पढ़कर काम नहीं होगा। जी, हमें मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट करना है। जी, हमें क्लाइंट काउंसलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। हमें लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्विज में पार्टिसिपेट करना है। और हमें अपने उस विधि अध्यापन में ही रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं। तो मैं विधि के उन छात्रों को जो विधि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको ये आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि वो अपनी आपकी जो बुकिश नॉलेज है उसको तो स्ट्रॉन्ग करें ही करें। ये जो मूट कोर्ट है जिससे आपकी आर्गुइंग स्किल्स डेवलप होती हैं, ये जो रिसर्च पब्लिकेशन है, जो पेपर पब्लिश करवाते हैं आप, इससे आपके अंदर जो रिसर्च स्किल्स हैं वो डेवलप होते हैं। जब आगे आप जाकर कोर्ट प्रैक्टिस करेंगे या कहीं लॉ फर्म में आप जॉब करेंगे तो वहाँ आपको जाकर रिसर्च ही करना है। और चाहे हमारा क्विज कंपटीशन, लीगल क्विज कंपटीशन है, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्विज कंपटीशन है, चाहे हमारे प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेशंस हैं, ये हमें उस माहौल से रूबरू करवाएंगे जो लॉ कंप्लीट करने के बाद हमें फेस करना है। जी, तो इनमें निपुणता हासिल करना बहुत ज़रूरी है। सर, बहुत अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से आपने इन सारी बातों पर चर्चा की हमारे साथ में। आपने हमें समय दिया, एक बहुत ही विस्तृत चर्चा हमारे साथ की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जिसमें आज हमने कानूनी शिक्षा के द्वारा किस तरह से हम रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार के अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर हमने आज आपके साथ विचारों को साझा किया, चर्चा को साझा किया। हमें आशा है कि आपको हमारा कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।